20 जुलाई सुबह के 4:40 जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग आसपास का माहौल देखने के लिए निकलते हैं कि तभी पास के एक रास्ते पर उन्हें अचानक से एक टूटी फूटी वैन खड़ी हुई दिखती है। ये वैन पहले यहाँ नहीं थी, मानो ऐसा लगा कि इसे जानबूझकर इस हालत में यहाँ खड़ा किया गया। दूसरी तरफ जंतर मंतर के एकदम बाहर अचानक से कुछ लोगों को पत्थरों से भरे हुए ट्रक्स खड़े हुए मिलते हैं। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। ये सब रात के अंधेरे में अचानक से हो रहा था। इस पॉइंट तक इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे और सब कुछ 100% नॉन वायलेंट और पीसफुल रहा था। लेकिन अब पास के ही संसद मार्ग के पास एक टूटे शीशों वाली पिचकी हुई गाड़ी भी खड़ी हुई दिखती है। अजीब बात यह थी कि इस इलाके में कोई गाड़ियां अलाउड नहीं थी और पुलिस ने इस सड़क को चारों तरफ से बंद भी किया हुआ था। यानी पुलिस की परमिशन के बिना यहां पर अचानक से ऐसी गाड़ियां आ जाना पॉसिबल नहीं था। समझदार लोग इसी पॉइंट पर समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला था। इस गाड़ी पर कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक नोट लिखकर छोड़ दिया। इस पर लिखा था, ये प्रशासन द्वारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लांट किया गया। इसी रात को दोस्तों, दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सारे मेटल डिटेक्टर्स और सारे सिक्योरिटी चेक्स हटा देती है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग बंद कर दी है। कोई मेटल डिटेक्टर में कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है, पब्लिक सब ऐसे ही आई जा रही है। ऐसा करना बड़ा ही अजीब था क्योंकि अगली सुबह एक बड़ी प्रोटेस्ट मार्च निकलने वाली थी और भी ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद थी, तो इस लिहाज से सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। इसके पीछे एक बेहद सिनिस्टर प्लान रचा जा रहा था। कोई चेकिंग नहीं है, कल को कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगली सुबह जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तानाशाह सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने के लिए तैयार बैठी थी। सरकार ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी। बच्चा अंदर, अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ देश के यूथ पर, देश के लोगों पर अत्याचार किया गया और इसकी प्लानिंग की गई, इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। 20 जून 2026 वो दिन था जब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है और मांग सिर्फ एक थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें करीब 8 दिन बाद 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पहुंचते हैं और इस मुद्दे पर अनशन पर बैठ जाते हैं। भारत माता की। यह अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, पुलिस को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती। इनफैक्ट कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में इंटरैक्शंस बड़े फ्रेंडली तरीके से हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। अनशन के पहले 17 दिनों में सोनम का वजन लगभग 8 किलो से गिर जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से सोनम वांगचुक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। कमजोर हालत में देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। इनके समर्थन में देश भर में आवाजें उठने लगती है। 18 जुलाई 2026 सुबह के 6:30 बजे जब जंतर मंतर पर सबसे कम भीड़ रहती है और एक ऐसे समय पर जब अभिजीत दीप के पास के गेस्ट हाउस में नहाने गए हुए थे, उसी वक्त अचानक से दर्जनों पुलिस वाले और आरएफ के जवान स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सफेद शीट से ढककर सोनम वांगचुक को एक एम्बुलेंस में किडनैप कर ले जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। शायद यहां पर सरकार को उम्मीद थी कि अगर मूवमेंट का चेहरा हट जाएगा तो प्रोटेस्टर्स की हिम्मत टूट जाएगी। अब हिम्मत टूटी या नहीं ये तो 20 जुलाई को पता चलना था, लेकिन उससे पहले 19 जुलाई की रात को दिल्ली में ढेर सारे इंतजाम किए जाते हैं। शाम को 7 बजे डीसीपी न्यू दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है, दिल्ली पुलिस BNSS का सेक्शन 163 लगा देती है, जिसके हिसाब से 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अपने धमकी भरे अंदाज में लोगों से अपील करती है पुलिस कि वो ऐसे किसी भी मार्च का हिस्सा ना बने। इस रात स्टूडेंट्स को रोकने के लिए 10-10 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। पहले तो 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी ही, जब उससे भी काम नहीं चला तो बाद में इन बैरिकेड्स को वेल्ड करके जोड़ दिया गया। इसके अलावा सरकार ने इस पूरे एरिया में जगह जगह कम्युनिकेशन जैमर्स लगा दिए ताकि लोग आपस में बात ना कर पाए। सेंट्रल दिल्ली की 150 साइट्स पर इंटरनेट भी बंद करवा दिया गया ताकि अंदर से कोई वीडियो, कोई तस्वीर बाहर ना जा
जा सके। चारों तरफ से प्लानिंग सेट थी इस मूवमेंट को पूरी तरीके से कुचलने की। बारिश हुई लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स मेट्रो से भी आने लगे। सुबह के 9 बजे के करीब दिल्ली मेट्रो की अनाउंसमेंट आती है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 5 मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए जाते हैं। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर, ये 5 स्टेशंस मार्च के रूट पर पड़ते थे। यानी जिस वक्त लोगों को जंतर मंतर पहुंचना था, ठीक उसी वक्त वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। भारी भीड़ अंदर जमा हो गई। लोगों ने मेट्रो स्टेशंस के अंदर ही नारे लगाने शुरू कर दिए। और जब सब्र टूटा तो लोग मेट्रो स्टेशन के बैरियर से कूदकर बाहर निकलने लग गए। लोगों का जज्बा इतना मजबूत था कि 10 बजे तक बैरिकेड्स टूटने शुरू हो गए थे। सरकार की ये सारी तैयारी 2 घंटे में धरी की धरी रह गई और यहीं से पुलिस का रवैया बदल गया। 10:51 मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स पर पुलिस अचानक से डंडे बरसाने लग जाती है। ये लोग मार्च में शामिल होने आए थे, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचने से पहले ही इनको बेवजह पीट दिया जाता है। 11:05 सफदरजंग हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं। कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं और मुझे हॉस्पिटल से जाने दिया जाए ताकि मैं मार्च में शामिल हो सकूं। लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाती। इस वक्त तक लोगों की भीड़ लाखों में पहुंच चुकी थी। लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने निकलते। जवाब में पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कम से कम 25 आंसू गैस के गोले दागती है। ये प्रोटेस्टर्स हैं और आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे वीडियोस में आप देख सकते हो कि पुलिस सिर्फ लोगों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि खड़े हुए बेगुनाह लोगों पर भी आंसू गैस फेंकी गई। ये वाला वीडियो देखो, आराम से बैठे हुए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर भी टीयर गैस के गोले फेंके गए। लगभग 12:30 बजे पुलिस आईटीओ का विकास मार्ग ब्लॉक कर देती है। ये ईस्ट दिल्ली को पार्लियामेंट वाले इलाके से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। और इसके कुछ ही देर बाद संसद मार्ग की तरफ से पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे प्रोटेस्टर्स को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका जाता है। इन पर भी लाठियां चलाई जाती हैं। रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज। यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह भी यहाँ इस पॉइंट पर भीड़ में मौजूद थे और इन्होंने वीडियो पर रिकॉर्ड किया कि किस तरीके से लोगों को बेरहमी से मारा गया। आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं और लाठीचार्ज की जा रही है। आप एकदम दंगे जैसी रिपोर्ट हो रही है। देखिए 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 ये क्या आंसू गैस नहीं है। और देखिए देखिए जाने लोग देखो, नॉर्मल जाते हुए लोगों को पीट रहे भाई, नॉर्मल जाते हुए। इस बीच पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए जाते हैं। करीब 1:30 बजे प्रोटेस्टर्स को रफी मार्ग से डिटेन किया जाता है। जब यहां से छात्रों को भगाया गया तो वो इंडिया गेट के गार्डन्स के पास पहुंच गए और पुलिस ने मोटरसाइकिल्स और वैन्स इन लॉन्स में चलाई। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रेस क्लब और रायसीना रोड पर ही बैठ गए, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के काफी नजदीक जरूर पहुंचे। इसी पॉइंट पर एक ये खौफनाक वीडियो सामने आता है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग पोजीशंस लेकर बैठती है, मानो जलियांवाला बाग का सीन हो। जनरल डायर ऑर्डर दे रहे हो फायर करने का। इसी वक्त पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टी टियर्ड लॉकडाउन कर दिया जाता है और सिक्योरिटी पर्सनल्स लोहे के गेट्स को फिजिकली पकड़कर खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने जब लोगों को जंतर मंतर की तरफ आने से रोका तो कनॉट प्लेस और जनपथ में भी हजारों लोग इकट्ठे हो गए। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेसी पॉइंट घोषित कर दिया और यहां से हिलने से इनकार कर दिया। यहां मौजूद थे यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी, जिनको एक स्टूडेंट ने बताया कि इसी इलाके में पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया और प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट्स पर पत्थरबाजी करी। तो इन्होंने लाठी चार्ज और पत्थर चार्ज कर दिए और बहुत पुलिस वालों ने, और जो पुलिस वाले थे उन पर बैच नहीं था नंबर प्लेट का। इसका एक बड़ा क्लियर वीडियो इस सामने आया है जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पुलिस वाले स्टूडेंट्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस के द्वारा किए गए इस वायलेंस के ढेर सारे वीडियोस मौजूद हैं। ऐसे वीडियोस जिनमें महिलाओं को बेरहमी से मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया। यहाँ तक पुलिस ने लोगों की मदद करने आ रहे डॉक्टर्स तक को भी नहीं छोड़ा। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम
शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। जनपद पर तो एक पुलिस वाले ने एक बच्चे का काफी देर तक गला दबा कर रखा। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि जिन पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया था उनकी वर्दी से नेम प्लेट्स हटाई गई थी। आपका टैग किधर है, आपका नेम प्लेट किधर है, प्लीज आंसर अस। इवन सरकारी दंगा नियंत्रण वाहनों की नंबर प्लेट छिपाई गई थी और जो पुलिस वाले बेरहमी से स्टूडेंट्स को मार रहे थे उन्होंने रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था, बिल्कुल आतंकवादियों की तरह बिहेव कर रहे थे। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिला कि कैसे कुछ लोग साधारण कपड़ों में आए पुलिस वालों के साथ घूम रहे थे और पुलिस वालों की तरफ से मारपिटाई कर रहे थे। जब यूट्यूबर समदीश भाटिया ने इसके बारे में पुलिस से सवाल किया तो वहां उनको ही धक्का देकर पुलिस आगे बढ़ गई। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। दोपहर के लगभग 3:30 बजे तक पुलिस जंतर मंतर के भीतर घुस आई थी और वहां भी लाठीचार्ज होना शुरू हो चुका था। श्याम मीरा सिंह का ये वीडियो देखिए, स्टूडेंट्स को किस तरह दौड़ाया गया कि उनकी चप्पलें तक वहीं छूट गई। दिल्ली पुलिस ने उस स्टेज तक को डिसमेंटल कर दिया जहां सोनम वांगचुक ने 3 हफ्तों तक अनशन किया था। जो जर्नलिस्ट, ग्राउंड रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स यहां मौजूद थे उन पर भी हिंसा करने लगी पुलिस। यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी को भी एक सिविल ड्रेस में घूम रहे आदमी ने धक्का दिया और लाठी से मारा। वो जो था ना, गद्दी पकड़ के ऐसे करके फेंका है भी मुझे, ना नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। समदीश भाटिया पर भी लाठियां चलाई गई। आप जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है? मैं तो जा रहा था, आप ही ने मारी ना लाठी, आप ही ने मारी ना, आप जाइए। बीइंग ह्यूमन चैनल चलाने वाले रमित वर्मा को तो पुलिस ने इतनी जोर से मारा कि उनके सर से खून निकलने लगा। 5-7 मिनट पहले मेरा सर फट चुका था। 5-7 मिनट बाद भी जब उसको पुलिस वाले को दिखा भी है कि ये खून में लथपथ है, फिर भी उसने घुमा के मेरे जबड़े पे मारा है। मैं इन सभी ग्राउंड जर्नलिस्ट को यहाँ पर सैल्यूट करता हूँ जो इतनी तमाम दिक्कतों के बावजूद ग्राउंड पर मौजूद थे और सच बाहर लाने का काम कर रहे थे। इन्होंने वो काम किया जो मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हमें ये सारी खबरें भी नहीं पता चल पाती, क्योंकि उस दिन पूरे एरिया में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया था। सुबह 10:40 पर खबर आती है कि सीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास को डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस ले जाया गया है। सेंटर की तरफ से बात कर रहे थे डीसीपी सचिन शर्मा। पहले सरकार कहती है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेज देते हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए, फिर कहती है यूनियन सरकार के एक सेक्रेटरी से मिल लो, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिलने का ऑफर आता है, लेकिन सीजेपी ने हर बार मना कर दिया। उन्होंने कहा कि या तो हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे या किसी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से मिलेंगे। आखिर में उनको हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिलवाने की बात की जाती है। 2 घंटे तक इंतजार करवाया जाता है। 2 घंटे के इंतजार के बाद जेपी नड्डा उनसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलते हैं और कहते हैं कि उनकी डिमांड्स पर वो इंटरनली बात करेंगे। लेकिन सच बात ये थी दोस्तों कि ये पूरी चीज एक डिस्ट्रैक्शन थी। प्रोटेस्ट जब अपनी पीक पर था तो सारे लीडर्स और स्पोक्स पर्सन को वहां से गायब कर देना ताकि प्रोटेस्टर्स को कोई लीडर ही ना दिखे। और इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने सब पर लाठीचार्ज किया और सबको मारना पीटना शुरू किया। कैसे रखते हो? जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सरकार ने जितना दबाने की कोशिश करी उतनी ही लोगों की आवाज उभर कर आई। हमें वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट देखने को मिली जो शायद आजादी के वक्त फ्रीडम फाइटर्स में देखने को मिलती थी। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहे हैं, ये देश के कोने कोने तक पहुंच गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी इसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया, उनको यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इलाहाबाद के स्टूडेंट्स ने भी एक मार्च निकाला, अहमदाबाद में भी प्रोटेस्ट हुए और वहां भी स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। कोलकाता में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, मुंबई के चैत्या भूमि में भी प्रोटेस्ट हुए, बेंगलोर में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, गोवा में भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकाले गए और अरुणाचल प्रदेश तक में भी हजारों स्टूडेंट्स ने मार्च करी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस जंतर मंतर को दोपहर के 3:30 बजे तक जबरदस्ती खाली करवाया गया, उसी जंतर मंतर पर शाम होते होते प्रोटेस्टर्स फिर से वापस लौट आए। जो स्टेज टूट चुका था लोगों ने उसे वापस लगा दिया। लाठी से भीड़ हटाई जा सकती है, लेकिन जो विचार लोगों के दिमाग में, जो इनकलाब की गूंज लोगों के दिल में है, उसे कोई लाठी नहीं हटा सकती।
आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश की सरकार ने अपने ही बच्चों के खिलाफ साजिश रची और अपने ही लोगों पर एक जंग छेड़ दी। सबसे अजीब बात पता है क्या इस पूरी चीज में, कि बच्चों की तरफ से सिर्फ एक डिमांड थी कि एग्जाम्स की चोरी ना हो, एक बेहतर एजुकेशन मिनिस्टर को बिठाया जाए। हम युवाओं ने क्या मांगा? सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रताप से इस्तीफा ही तो मांगा है। और सिर्फ इसी चीज के लिए उन पर आंसू गैस छोड़ी गई। लोगों की लिमिट टेस्ट मत करो कि किस हद तक लोग ये वायलेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अंत किसी भी वायलेंस का सही नहीं होगा किसी भी साइड के लिए। इतिहास में जो तानाशाह अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहे थे, उतना ही खौफनाक उनका अंत हुआ था।